स्टडी कॉपियस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ गुलाम वंश की बात की जाएगी, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन सभी लोगों की बात की जाएगी। उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और क्या क्या उन्होंने निर्माण कार्य करवाए, ये सारी बातें की जाएंगी इस वीडियो में। जो मिडिवल हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और ये जो है आपके जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं, यूपी पीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ लेखपाल, एसएससी, उनका जो भी जीके का क्वेश्चन बनेगा ना, वो यहाँ से अलग बन ही नहीं सकता है। क्योंकि सारा का सारा डाटा बहुत जगह से लेकर के एक जगह स्टोर करके आपको मिल रहा है। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए और बाकायदा वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिस्ट्री को आप बोरिंग बिल्कुल भी मत समझिए, मतलब आप देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ बस कहानी है, कहानी का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोगों से कहना चाहेंगे स्टडी कॉपियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जब भी हम बात करेंगे गुलाम वंश की, तो सबसे पहले बात यहाँ क्या होगी कि दिल्ली सल्तनत काल की। अब दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से वंश बनते हैं ये आप देख लीजिए। गुलाम वंश तो है ही है, फिर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती क्यों है ये बात भी बताएंगे। देखिए, 1194 में जब चंदावर का युद्ध होता है, किसके साथ में होता है? मोहम्मद गौरी के साथ में। मोहम्मद गौरी के साथ कौन? आपका राजा जयचंद के बीच में होती है लड़ाई। चंदावर की लड़ाई किसके बीच में होती है? मोहम्मद गौरी के बीच में और आपके राजा जयचंद के बीच। उसमें उनका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है मोहम्मद गौरी का, जिससे मोहम्मद गौरी बहुत प्रसन्न हो जाता है। और फिर 1196 में जब गजनी लौटता है मोहम्मद गौरी, तो अपना सारा जो विजित क्षेत्र होता है, जो उसने जीता होता है, वो सब का सब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता कि बेटा तुम यहाँ की देख रेख करो और मैं तो चला अपने घर। तो सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए, जब कोई बुढ़ा या फिर कोई मतलब ऊपर जाता है तो किसे अपनी जो है पूरी की पूरी जायदाद लिखेगा? जिसे वो सबसे ज़्यादा मानता है उसी को तो लिखेगा, कि किसी और को, अरे गहरे नथु केरे को। तो वही सिस्टम है। तो उसने जो है, अब यहाँ 1206 लिखा, आप सोचेंगे 1196 में गया था, 1206 लिखा है यहाँ तो गुलाम वंश। सिंपल सी बात है, जब तक वो बीमार है, कोई मान लीजिए आदमी हो बीमार है, तो वो लिख नहीं देगा ना। जब वो ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक लिख जाएगी उसके नाम पे, ये भी होता है। तो सिंपल सी बात है कि उसने कह तो दिया बेटा तुम यहाँ राज करो, लेकिन जो शासन व्यवस्था पूरी तरह से हाथ में आएगी वो 1206 में आएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के। और क्योंकि वो गुलाम था तो इसीलिए शुरुआत होती है भैया गुलाम वंश की 1206 से 1290 तक ये टाइम पीरियड चलता है। फिर खिलजी वंश आता है, 1290 से 1320 तक चलता है। तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1426। अब आप देखिए, ये सीरियल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे आपके दे देंगे इसी तरह से वंश दे देंगे और कहेंगे इसे सीरियल से लगाइए, कौन सा क्रम सही है। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीएससी में भी आया। तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब कि आपको ना डेट याद करनी है ना सीरियल याद करना है, बस आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि सिर्फ जो डाटा लिखा है वही नहीं, जो डाटा मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको बताऊँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बातें यहाँ की जाएगी। अब खिलजी वंश का टाइम पीरियड देखिए कितना आता है आपका। खिलजी वंश का टाइम पीरियड आप देखेंगे लगभग 1290 से 1320, कितना आता है? 30 ईयर। 30 ईयर आ रहा है ना। यहाँ लगभग 37 ईयर आ रहा है। यहाँ आपका आ रहा है, आपका मान लीजिए कि 49, 26 अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 65 के अराउंड आ जाएगा। ये आपका 84 आ जाएगा, ठीक, ये भी आपका 94 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो लगा है वो तुगलक वंश में। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल किसने किया? तुगलक वंश ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा शासनकाल दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने किया? तो
तुगलक वंश ने किया। सबसे कम शासनकाल किसने किया है? खिलजी वंश। बहुत सारे लोग इसमें सैयद वंश टिक कराते हैं और वहीं पर अपना नंबर खो देते हैं, मतलब जो मिलने वाला है वो भी गया, माइनस में भी गया। तो सिंपल सी बात है, सैयद वंश इसका राइट आंसर नहीं होगा। सबसे कम टाइम पीरियड के लिए जिस वंश ने शासन किया है वो खिलजी वंश ने किया। मैंने कहा ना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपके क्वेश्चन जो जिस टाइप के पूछे जाते हैं उसका मैं आप लोगों को आंसर देते चलूँगा। तो बात हो गई यहाँ पर। आइए बात करते हैं गुलाम वंश की। 1206 से 1290, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, तो 1290 तक। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। पहला शासक कुतुब, मैंने बताया ना सीरियल आते हैं, ऐसे दे देंगे मल्टीपल नाम। तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश रजिया, किसका टाइम पीरियड? तो सिंपल सी बात, आप याद अगर नोट्स बनाते हैं और वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं और 2 से 3 बार देख लेंगे ना, आपको कुछ याद करना, आप खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ भैया ये था, पहले ये आया था, दूसरी बार ये आया, फिर तीसरी बार ये है, बस इतनी बात। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है क्योंकि वो सबसे प्रिय गुलाम होता है। 1206 से 1204 ही साल शासन कर पाता है। फिर आपका इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 40। गयासुद्दीन बलबन जो होते हैं 1265 से 1287। अब आप सोचेंगे 1240 रजिया सुल्तान, 1265, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको यहाँ लिखा गया। बात सबकी की जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबकी बात होगी। और एक एक पॉइंट, मतलब क्वेश्चन कहीं भी जो भी बनेगी यहीं से बनेगी, अलग से नहीं आएगी, इतना आप मान के चलिए। पूरा का पूरा कंक्लूडेड डाटा है, बस आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और सब कुछ लिखते जाइए बस। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाएगी। 1206 से 1210 तक इनका यह टाइम पीरियड होता है। 1206 से 1210 तक ये मोहम्मद गौरी के बहुत ही प्रिय गुलाम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जिसका जो प्रिय होता है उसी को अपना राजपाट देकर जाता है, उसी को अपनी ज़मीन जायदाद लिख के जाता है। ये आप लोग भी समझते हैं, जिसको जो जितना मानता है उसी को तो देगा, सिंपल सी बात है। तो राजा जयचंद चंदावर के युद्ध में जब हार जाते हैं 1194 में, तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है मोहम्मद गौरी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है बढ़ चढ़ के। मोहम्मद गौरी बहुत खुश हो जाता है और जाते जाते 1196 कहता है, बेटा तुम यहाँ की देख रेख करो और मैं तो चला अपने घर। तो सिंपल सी बात है, गजनी वो वापस लौट जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से 1210, 4 साल शासन करता है मुख्यतः। मैंने बता ही दिया कि उसने जो है राजा जयचंद का जो युद्ध हुआ था चंदावर का मोहम्मद गौरी के साथ में, उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए ये इसको इतना मानता है। और गजनी जाते जाते इसे अपना राजभार दे देता है, 1196 में दे देता है। अभी आप पूछेंगे जब 1196 में इसे राजपाट दे देता है तो ये आप 1206 क्यों लिख रखे हैं? भैया 1206 में मृत्यु होती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी एमजी से आप डिनोट कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती 1206 में। उसने राजपाट दिया है कि तुम शासन करो, ना कि लिख के दिया है कि बस तुम ही हो इसके मालिक। अब वो चला जाएगा तभी तो ये मालिक बनेंगे, आप इतनी बात नहीं समझते। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या करता है? लाहौर बनाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउटफुल रहते हैं और ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो दिल्ली टिक कराते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली की जगह में लाहौर को बनाई थी। ये भी बात करेंगे क्यों बनाई थी, लेकिन आगे बात करेंगे। बस आप इतना पहले ध्यान रखिए कि वो अपनी राजधानी दिल्ली की जगह लाहौर को बनाता है। इसके जो मुख्य नाम है इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो भैया हातिम ताई एक ही आदमी है। हातिम ताई आपका क्या है? हातिम ताई आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाख बख्श क्या है? बहुत खुल के दान देता है, बहुत भर भर के दान देता है, तो इसे आप लाख बख्श भी कहेंगे। लाखों का दान देता है, एक बार खुश हो गया भैया लो 1 लाख रुपए, 2 लाख ले जाओ, 4 लाख ले जाओ, रुपए की बात नहीं हो रही। मतलब जो लाख होते थे, मतलब पूरी तरह से उसकी वैल्यू जो होती थी लाखों में होती थी, तो तुरंत दान दे दे। जैसे उसने अपने जो मतलब गला है उसमें बहुत महंगा हार, लाखों का हार पहना हुआ है और खुश हो गया, ये लो बेटा 10 लाख का ले जाओ, तुम खुश रहो। इस तरह से लाख बख्श भी कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां क्यों कहा जाता है? कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पाठ था कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज़ में, बहुत ही बढ़िया आवाज़ में गाता था। आयत जो होती है कुरान की उसे इतनी सुरीली आवाज़ में गाता था, तो इसके जो गुरुजी थे कैफी, उन्होंने इसका नाम रख दिया कुरान खां। यहाँ पर का लिख गया भैया, तो ये आप
गलत लिख गया है, इसमें आप खा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा खा, कुरान खा। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, एक गुलाम होता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही डाली है। और इसने केवल 4 साल शासन किया है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रारंभिक जीवन की बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन क्या था। देखिए कुतुबुद्दीन जो था वो तुर्किस्तान के निवासी था, इसके माता पिता जो थे वो तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। अब तुर्क की बात करेंगे तो भैया सबसे पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ, ये भी बात तो हो सकती है। तो सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। ठीक, आपका जो आप समझ नहीं रहे, 1175 में 1175 में उसने युद्ध किया मुल्तान पे, 1178 में आपका कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी था। तुर्क लगातार चलेंगे, आप समझिए बात को। अरब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, अरब का था वो। तो मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले जिसने भारत पर आक्रमण किया वो अरब का था। और उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी जो थे वे तुर्क थे। तो जब वो तुर्क थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी आपका तुर्क ही होगा। दास प्रथा का प्रचलन बहुत जोर शोर से था, मतलब लोग खरीदते थे लोगों को, उनसे काम करवाते थे। ठीक, दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया जाता। भैया जिससे काम करवाएंगे आप, अंग्रेजों ने जब भारत में अपना शासन व्यवस्था चालू किया तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें काम करवाना था। तो अब रेलवे की पटरियां लगवानी है या कुछ भी काम फाइल के करवाने हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा व्यवस्था तो देनी ही ना। तो दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया जाता था उनके राजाओं के द्वारा। ठीक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इसी व्यवस्था का शिकार हो जाता है और एक व्यापारी के हाथों जो है उसे उसके माता पिता बेच देते हैं, भैया ले जाओ, इसका जो करना है करो, हमारे बस की नहीं है। तो ये चलता है, तो पहले होता था, अभी भी होता है कहीं कहीं। व्यापारी ने उसे फिर जो है एक निसापुर के काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफ़ी, क्या थे? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफ़ी थे, उनके हाथों में व्यापारी ने, मतलब उसके माता पिता ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफ़ी को बेच दिया। अब्दुल अजीज कोफ़ी जो थे उन्होंने इस बालक को अपने साथ रखा। अब भैया वो क्या थे? एक बहुत ही काजी थे। काजी लोग क्या करते हैं? अपना पूजा पाठ करते हैं, जो भी होता है। तो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम, धार्मिक अनुष्ठान जो भी करते थे, जो भी अपना आयत वगैरह कुरान की पढ़ते थे, इसीलिए इसे कुरान की आयतें बहुत ही बढ़िया से याद हो जाती हैं। और ये जब भी सुरीली आवाज़ में पाठ करता था तो इन्हीं आपके अजीज कोफ़ी, अब्दुल अजीज कोफ़ी ने इसका नाम कुरान खां रख दिया। और अब्दुल अजीज कोफ़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र जो होते हैं उसे फिर से बेच देते हैं। कहते हैं क्या मतलब है इसे रखने का, ये बस वही कुरान का पाठ वाठ करता है। लेकिन मोहम्मद गौरी उसमें कुछ क्वालिटी देखता है तो मोहम्मद गौरी कहता है बस तुम मेरे साथ आ जाओ। ये खरीद फरोख्त का सिस्टम चलता रहेगा, आपको पता होगा। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, उसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो ये गुलाम पीरियड आपका है ये। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? एक गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी क्या करता है, जो कोफ़ी साहब होते हैं उनके बेटे लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं मोहम्मद गौरी के हाथों। अब मोहम्मद गौरी जो है उसे प्रशिक्षण दिलवाता है। कोफ़ी साहब के पास गया तो उसने कुरान वगैरह सिखाई, लेकिन अब मोहम्मद गौरी के पास आया तो मोहम्मद गौरी ने जो है पूरी तरह से इसे सैन्य व्यवस्था सब कुछ इसे सिखाया पूरी तरह से। और ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था, साहसी था। कुछ क्वालिटी देखी तभी तो खरीदा इसे, तो सिंपल सी बात है, ये साहसी था ही, कर्तव्यनिष्ठावान था, स्वामी भक्त भी था। और इसे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इसे अपने अस्तबल के अध्यक्ष के रूप में, अस्तबल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर होता है, इसमें बड़ा आ होगा। और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी भी गई है कि अमीर ए आखुर के पद से मोहम्मद गौरी ने किसे नियुक्त किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अमीर ए आखुर अस्तबल का अध्यक्ष। और ये भी पूछा गया कि अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है, तो अस्तबल का अध्यक्ष होता है। तो मोहम्मद गौरी ने अमीर ए आखुर के पद पर इसे नियुक्त कर दिया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आमिर ए आखुर का मतलब क्या होता है? अस्तबल का प्रधान या अस्तबल का अध्यक्ष। यह एक सम्मानित पद था और सैन्य अभियानों में इसी से वो भाग लेने लगा। और तराइन के दूसरे युद्ध में भी इसने भाग लिया।
पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद जो है ऐबक जो है भारतीय प्रदेशों को सूबेदार नियुक्त करता है। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही से कुछ प्रदेशों का, कुछ जो आपके क्षेत्र थे उनका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। उसके बाद में आप देखिए अब ऐबक के जो हैं सारे सैन्य अभियानों की बात की जाएगी। उसने गौरी के सहायक के रूप में कई क्षेत्रों पर सैन्य अभियान में हिस्सा लिया। मैंने बताया ही 1192 में उसने क्या किया। देखिए 1192 में अजमेर और मेरठ में विद्रोह होने लगे, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को जो बंदी बना लिया गया तो दिल्ली के थे वो और उन्हें गजनी ले गए, तो अजमेर और मेरठ में कहीं कहीं विद्रोह चालू हो गया। तो विद्रोह का दमन भी इसी ऐबक ने किया था। जाट सरदारों ने हासी के किले को घेर कर तुर्क किलेदार मलिक नसीरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। जो मलिक नसीरुद्दीन था उसको संकट उत्पन्न कर दिया, जो कि उनका एक और गुलाम था और उसको कुछ क्षेत्रों का अधिकार क्षेत्र दिया गया था। तो जाट लोगों ने जो हासी का किला था वहाँ पर एक संकट उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप ऐबक आता है और फिर जाटों को करता है पराजित और हासी के दुर्ग को पुनः अपने पास ले लेता है। ठीक, सिंपल सी बात कि ये आपका दुर्ग है, हासी का दुर्ग, और यहाँ पर आपका कौन बैठा है? आपका नसीरुद्दीन, मलिक नसीरुद्दीन जो है उसका जो है कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। जाट लोग जो है यहाँ पर करते हैं आक्रमण बहुत ही तेजी से, लेकिन नसीरुद्दीन जो होता है, मलिक नसीरुद्दीन बहुत ही मतलब कम महत्वाकांक्षी होता है, इसलिए ये इस युद्ध को जीत नहीं पाता है। तो जब पता चलता है ऐबक को कि भैया ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो वो भी अपने हाथी घोड़े बैंड बाजा के साथ में आता है और फिर यहाँ जाटों की बजाता है बैंड। सिंपल सी बात है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ना है। सिंपल, थोड़ा मनोरंजन करके आप इसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप बोर होने लगेंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री को मत पढ़िए। यहाँ पर आया ऐबक और इस बैंड बाजा लेकर आया, वो पूरी तरह से मतलब सेना लेकर आया और इस यहाँ नसीरुद्दीन जो मलिक नसीरुद्दीन था उसका साथ दिया और जाट लोगों को पराजित किया। उसके बाद में 1194 में होता क्या है आप लोगों को सिंपल सी पता है। क्या होता है कि चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध में सबसे ज़्यादा साथ कौन देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक देता है और इसी के स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर के वाराणसी तक तुर्क राज विस्तृत हो जाता है पूरा। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ऐबक के सैन्य अभियान की बात हम कर ही रहे हैं। अब देखिए 1202 से 1203, 1196 में चला गया मोहम्मद गौरी। 1202 और 3 में चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित करता है। कालिंजर महोबा पर हमला करके महोबा के राहिल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक प्रसिद्ध विशाल सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर देता है। कहने का मतलब यह है कि 1202 और 3 में जो चंदेल राजा होते हैं परमर्दी देव, उन्हें भी पराजित कर देता है और महोबा के जो राहिल देव वर्मन होते हैं 9वीं शताब्दी में, मतलब राहिल देव वर्मन ने जो विशाल मंदिर बनवाया था सूर्य मंदिर, उसे भी महोबा में था ये मंदिर, वहाँ का सूर्य मंदिर भी ध्वस्त कर देता है और खजुराहो पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो सल्तनत काल में सबसे पहले खजुराहो पर किसने अपना अधिकार किया था? तो ऐबक ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इसी समय गौरी के जो सहायक सेनापति होते हैं बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था। आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि जो बख्तियार खिलजी होता है वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर देता है। बंगाल में जा करके लक्ष्मण सेन को युद्ध में पहले पराजित करता है, बाद में खुद पराजित होकर भागता है और बिहार आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बताई गई। लक्ष्मण सेन कौन होते हैं? वो बंगाल के शासक होते हैं, सेन वंश के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया कि ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित किया। कालिंजर और महोबा पर जो राहिल देव वर्मन ने जो सूर्य मंदिर बनवाया था 9वीं शताब्दी में, उसे भी ध्वस्त कर देता है। खजुराहो पर सबसे पहले कौन अधिकार करता है? ऐबक करता है। इसी समय गौरी के सहायक सेनापति जो बख्तियार खिलजी थे 1202 से 3 में बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लेते। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण कब किया, नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया। तो अभी तक तो क्वेश्चन यही आ रहा है
कि भैया बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाई, तो आपके नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन अभी आ जाए, डेट आ जाए कि भैया कब की लड़ाई है, बंगाल बिहार पर अधिकार कब किया उसने, तो ये सारी चीज़ें भी 1202 से 1203 में। पहले बंगाल जाता है, लक्ष्मण सेन को पराजित करता है, लेकिन लक्ष्मण सेन वहाँ से अपना निकल लेते हैं छोटी सी सेना लेकर, क्योंकि उनकी सेना अलग गई होती है लड़ाई करने के लिए। जब वो लौटते हैं, जब वहाँ से सेना वो इकट्ठा करते हैं और दोबारा फिर आक्रमण करते हैं, तो बख्तियार खिलजी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, और फिर अब बख्तियार खिलजी बिहार की तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। 1202 और 3 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कैसे होता है, ये सारी बात यहाँ की जाएगी। आकस्मिक मृत्यु के कारण मोहम्मद गौरी ये बता नहीं पाता है कि उसने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं होता है, लेकिन वो अपने दासों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। गौरी के दास तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें जो मेन दास थे, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके गयासुद्दीन महमूद थे, यलदोज थे, ठीक, कुबाचा थे, अली मर्दान थे। गयासुद्दीन महमूद यहाँ गलत टाइप हो गया है, गयासुद्दीन महमूद उनके बड़े भाई थे, ठीक, क्या थे, बड़े भाई थे, ठीक। यलदोज, कुबाचा, अली मर्दान, ये सभी अनुभवी और योग्य थे, और अपने आप को क्या मानते थे कि हम भी उत्तराधिकारी हैं। वो कहता था हम भी उत्तराधिकारी हैं। सब अपने मन में सोचते रहे, मैं तो तीर बढ़िया चलाता हूँ, मैं तो जो है गदा बढ़िया चला लेता हूँ, मैं तलवारबाजी बढ़िया, मैं घुड़सवारी बढ़िया कर। तो इस तरह सभी सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ, ये तो मुझे ही बनाएगा, लेकिन वो बिना बताए चले गए। तो सिंपल सी बात है कि गौरी ने ऐबक को क्या दिया था, मलिक की उपाधि दी थी, मलिक की उपाधि दी थी। गौरी ने मलिक की उपाधि, ये क्वेश्चन भी आता है कि गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद से नवाजा था, तो किस पद पे नियुक्त किया था, तो आप क्या करेंगे, अमीर ए आखुर, मतलब अस्तबल का प्रधान। कौन सी उपाधि दी थी, तो मलिक की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता आप पढ़ते जा रहे वहाँ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तो सिंपल सी बात है, जब आपको मैं इसमें इसीलिए क्वेश्चन और आंसर करवाते चल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीज़ों को आप समझ कर चलेंगे। तो गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि देती। इस पर भी सभी लोगों का ऐतराज़ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मलिक की उपाधि दे देते हैं, मतलब हम भी तो योग्य हैं, हमें देना चाहिए मलिक की उपाधि। सरदार जो होते हैं वो अपना मुंह वगैरह फुला लेते हैं, सिंपल सी बात है। ऐबक का गद्दी पर दावा क्या था, कमज़ोर था, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े बलवान लोग बैठे हुए थे। सब कहते थे कि बस इसका कोई अधिकार वधिकार नहीं, कुछ कर वर पाता नहीं, बस चमचागिरी करता रहता है, इस तरह की बातें करते थे लोग। तो इस तरह से इसका दावा तो कमज़ोर था, लेकिन इसने विषम परिस्थितियों में मोहम्मद गौरी का बहुत साथ दिया। हर युद्ध में, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, चाहे वो चंदावर का युद्ध हो, चाहे हासी का किला, जहाँ पर आपका मलिक नसरुद्दीन जो था वो पूरा तरह से परेशान हो गया था जाटों से, किला जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ पहुँचता है कौन, सुपरमैन की तरह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक पहुँच जाता है, और पहुँच करके जाटों को दौड़ा दौड़ा के मारता है। तो इस तरह से वहाँ भी इसने दिखाया अपना, विषम परिस्थितियों में उसने अपनी कुशलता दिखाई। और अगर आप विषम परिस्थितियों में कोई कुशलता दिखा रहा है तो औरों से आगे निकल जाएगा। डिप्रेशन में कोई जा रहा है तो डिप्रेशन में चला जाएगा, सिंपल सी बात आप इतनी समझ सकते हैं। तो 15 मार्च 1206 को एक बहुत ही तगड़ी घटना घटती है, कौन सी, कि गौरी की हो जाती है हत्या। कौन करता है, खोखर की जाट कर देते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं कि बेटा तुमने बहुत अत्याचार किया है पृथ्वीराज चौहान को। तो खोखर के जाट इसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, गौरी की हत्या हो जाती है। और 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है राज्याभिषेक कर लेता है। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसे मलिक की उपाधि दी थी। इसने गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने इसे मलिक की उपाधि दे दी थी, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसका कारण एक ये भी था, चाहता तो कह देता कि हम भी सुल्तान हैं, लेकिन कारण क्या था कि सभी बैठे थे, सभी हथियार लेके बैठे थे कि इसे मारना पीटना है। लेकिन जो है अन्य जो गुलाम थे आपके, यलदोज हो गए, कुबाचा हो गए, वो इससे ईर्ष्या करते थे। जाहिर सी बात है भाई, मेन गद्दी तो इसने ही पाई थी ना, दिल्ली की गद्दी मेन इसी के हाथ में थी, लेकिन इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, क्योंकि ये जानता था कि ये ससुरे आएंगे और हमें जो है मारेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे चलते हैं।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कार्य करवाए ये थोड़ी बात हम कर लेते हैं भैया। इतना सब कुछ कर लिया है तुमने, गद्दी पर बैठ गए और राज्याभिषेक हो गया है, तो कुछ काम भी तो होना चाहिए। तो काम क्या करता है, देखो ये आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये आपके जस्ट जो है कुतुब मीनार के बगल में है। ये क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऐसा माना जाता है कि 27वां जो जैन मंदिर था, 27वां जैन और विष्णु मंदिर था। ये चीज़ आप, ये क्वेश्चन आता है कि 27वां जैन और विष्णु मंदिर को तोड़कर क्या बनवाया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, 27वें जैन मंदिर को तोड़ करके, जैन और विष्णु मंदिर को तोड़ करके इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो इतनी सी चीज़ है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें मस्जिद वगैरह बनाई गई ज़्यादा से ज़्यादा भारत में, वो मंदिरों को तोड़ करके ही बनाई गई हैं। ये सच बात है। क्योंकि आप जाएंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो उसमें जो भी पत्थर वगैरह, यहाँ तक कि जो कुतुब मीनार है, ठीक, उसमें भी हर जगह आपको कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड या संस्कृत से या मंत्र से, यहाँ तक कि कुतुब मीनार पे भी मंत्र वगैरह सब लिखे देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी मोनूमेंट बनवाए गए हैं ज़्यादातर मुस्लिमों के द्वारा, वो तोड़ करके ही बनवाए गए हैं। उसको अलग शेप दे दिया जाता था कि ये इस तरह का है तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर दो बस, और उसकी जो नींव होती थी वो वही होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाया, दूसरा इसने बनवाया था कुतुब मीनार। अब आज जो कुतुब मीनार दिख रहा है ना, वो इसने नहीं बनवाया था। कि हाँ जो आज दिख रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक उसका मंजिल बनवाया था। पहला मंजिल अगर किसी ने बनवाया था तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण जो करवाया इल्तुतमिश, इसके आने वाले शासक ने करवाया। इसके आगे आएगा, ये भी गुलाम वंश का है। और तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक थे, वो उन्होंने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ये आपको कुतुब मीनार के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें याद रखी हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बनेगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। किसे तोड़कर बनवाया गया, तो 27वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया। दूसरी बात, कुतुब मीनार के पहले पायदान का निर्माण किसने करवाया, पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और 5वीं या फिर आखिरी मंजिल का, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश नहीं लगाना है, फिरोज शाह तुगलक लगवाना है। और क्यों करवाया, क्योंकि इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को सही करवाया। उसके बाद में 5वीं मंजिल, एक मंजिल और बढ़वा दिया। तो इस तरह से आप चीज़ों को कोरिलेट करके चलेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में पड़ता है। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये पड़ता है आपके अजमेर में। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। 1210 में ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। ये आपका लाहौर में ऐबक का मकबरा है, ये आप देख सकते हैं। इसी में बताओ, आदमी जीते जीते जो है इतने बढ़िया जगह नहीं रहता है, ये तो मानने की बात भी यहाँ है। तो सिंपल सी बात है कि पूछते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, तो ये लाहौर में आपका पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका हो गया। ऐबक की मृत्यु होती कैसे, चौगान जो होता है ना, वो पोलो की तरह होता है। आपको मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अभी चौगान होता है, फिलहाल इतना याद रखिए, चौगान खेलते समय हुए। चौगान घोड़े के साथ में खेला जाता है। अभी आगे सब पूरी डिटेल में बताएंगे चीज़ों को। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर में इसे दफना दिया जाता है। ये देखिए, ये है आपका चौगान खेलने का सिस्टम। मैंने बताया ना, चित्र के माध्यम से आप समझिए। इसमें होता क्या, घोड़े पे बैठते हैं लोग, पोलो के टाइप का होता है ये। घोड़े पे बैठते हैं, एक हाथ में लेते हैं छड़ी, ठीक, एक हाथ में छड़ी ले लेते हैं। कई लोग होते हैं इसमें,
6-7 लोग, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई गिनती का उसमें ये नहीं होता कि मतलब 2 लोग तो नहीं खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4 से 5 6 इस तरह से खेलते हैं। और बीच में एक गेंद पड़ी होती है, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ते हैं और एक हाथ से छड़ी पकड़ते हैं, और उस गेंद को मतलब एक पॉइंट होता है कि वहाँ ले जाना है, तो जो है ले जाता है पहले, बस वही जीतता है। तो इसी में बस इसी एक छड़ी पकड़ते हैं और एक लगाम पकड़ते हैं, और इसी लगाम और छड़ी के पकड़ने में कुतुबुद्दीन ऐबक की छड़ी कहीं मतलब लगाम भी कहीं छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, और उधर से 2-4 घोड़े और आ रहे होते हैं, मतलब सब लोग लगे थे कि हमें गेंद पहुंचाना है। तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर सब घोड़े चढ़ जाते हैं और बेचारा पहुंच जाता है आपके परलोक को। बस सिंपल सी बात, इतनी सी बात आप समझ गए ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरता है, चौगान खेलते समय मरता है। ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका पूरा पूरा क्या है, गुलाम वंश का। अभी तो गुलाम वंश के हमने एक शासक की बात की है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये पूरा इनका विजित क्षेत्र है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का विजित क्षेत्र नहीं है, ये भी इल्तुतमिश आएंगी, रजिया सुल्तान आएंगी, बलबन बलबन के टाइम पीरियड तक ये आपका मान के चलिए यहाँ से चालू होता है, ठीक। पंजाब हो गया आपका, सिंध हो गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा भाग हो गया, ठीक। संयुक्त प्रांत भी कह लीजिए आपका, झारखंड, बिहार और ये बंगाल, ठीक। यहाँ तक का पूरा शासन व्यवस्था गुलाम वंश के कब्जे में आ जाती है। तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर, क्योंकि जब आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगी। अभी आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया है गुलाम वंश में, इसके बाद हम जो है बात करेंगे इल्तुतमिश की। हाँ, उसके बाद में हम एक लोग की बात कर ही लेते हैं अभी यहीं पे, आराम शाह की। आराम शाह होता कौन है, आराम जो करे वही आराम शाह हो गया। अमित शाह मत समझ लेना, आराम शाह जो कि आराम करता रहता है। ये होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है। 1210 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जबरदस्ती होते नहीं कुछ बच्चे कि मैं बैठूंगा गद्दी में, तो ये भी गद्दी में बैठ जाता है जबरदस्ती, कहता है मैं तो बेटा हूँ ना उनका। लेकिन जो इसके काजी वगैरह होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम योग्य नहीं हो, तो इससे देते हैं हटा कि तुम जाओ, तुम्हारा नाम ही है आराम शाह, तुम करो आराम। और फिर बैठाते हैं किसे, इल्तुतमिश को, जो कि एक और गुलाम होता है किसका, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, अब भैया वो तो राजा बन गया ना, वो बैठ गया दिल्ली पे, लाहौर पे शासन करने लगा, तो उसने कहा मैं भी गुलाम रखूंगा, तो उसने भी गुलाम खरीदे। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। एक क्वेश्चन भी बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके नोट्स बनाइए और बढ़िया से बढ़िया रिवीजन करिए।